जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण क्या है? जब हानिकारक पदार्थ जैसे कि रसायन हो गया, सूक्ष्म जीव, भारी धातु, प्लास्टिक हो गया या फिर कोई भी रासायनिक हो गया, तो वो नदियों में, झीलों में, समुद्र, भूजल, इन सब में क्या हो जाता है? मिल जाता है और पानी की जो गुणवत्ता है उसको पूरा खराब कर देता है, पानी को पूरा गंदा कर देता है। तो वो जल को प्रदूषण कहते हैं। जल को सार्वभौमिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से पदार्थों को घोल सकता है। इसी कारण ये आसानी से प्रदूषित भी हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? बिंदु स्रोत, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, जहाँ से प्रदूषण एक निश्चित स्थान से निकलता है। कोई भी निश्चित स्थान से प्रदूषण निकल रहा है तो उसे पॉइंट सोर्स कहेंगे। जैसे कि फैक्ट्री की पाइप से निकलता रासायनिक अपशिष्ट, तो ये निश्चित है कि फैक्ट्री की पाइप से ही निकलेगा, तो ये पॉइंट सोर्स हो गया, बिंदु स्रोत हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी, तो ये निश्चित है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ही ये पानी निकलेगा गंदा वाला, तो ये निश्चित स्थान है, तो ये क्या हो गया? पॉइंट सोर्स होगा। इन्हें पहचानना और नियंत्रित करना आसान होता है, इसे पहचाना जा सकता है, नियंत्रित भी किया जा सकता है। गैर बिंदु स्रोत, नॉन पॉइंट सोर्स, जहाँ प्रदूषण फैलाव वाले क्षेत्र से आता है, तो क्या होता है? जहाँ जो प्रदूषण है फैलाव वाले क्षेत्र से आता है, इसका कोई स्रोत नहीं होता, कहाँ से आ रहा है ये निश्चित नहीं होता, बस फैलाव वाले क्षेत्र से आता है। जैसे कि खेतों से उर्वरक और कीटनाशक का बहाव सीधा बह कर जाता है, ये फैलाव वाला क्षेत्र है। वर्षा जल द्वारा गंदगी का नदी में पहुंचना, अब वर्षा के द्वारा पहुंच रहा है, निश्चित स्थान नहीं है, पहुंच रहा है बहुत सारे स्थानों से, बहुत जगह से, फैलाव से पहुंच रहा है। तो शहरी अफवाह, अर्बन रन ऑफ, तो ये इन्हें नियंत्रित करना कठिन होता है क्योंकि कोई एक स्रोत होगा तो उसे नियंत्रित किया जाएगा, जो बहुत जगह से आ रहा है, पूरा फैला हुआ है, तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा? इसीलिए इसका नियंत्रित करना कठिन है नॉन पॉइंट सोर्स का। यूट्रोफिकेशन, जब जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तो शैवाल तेजी से बढ़ते हैं। अब यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन अधिक होगा तो क्या होगा? प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा तो शैवाल बढ़ेंगे, तो क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन होने के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ जाता है और शैवाल ज़्यादा हो जाता है अधिक प्रोटीन पाने के लिए। तो उर्वरक, सीवेज से पोषक तत्व जल में जाते हैं, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। सूर्य के प्रकाश, अब शैवाल क्या होता है? तालाब में देखेंगे कि जो तालाब में पूरा हरा हरा कलर का ऊपर में पक्षी के जैसा पूरा फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो जिससे अन्य जो जीव होते हैं, मछलियां हो गई, उनको क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, मृत शैवाल सड़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, मछलियां मर जाते हैं, इसे डेड जोन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डेड जोन भी कहते हैं। शैवाल क्या है? जो तालाब में या फिर नदी में जो इस प्रकार से फैल जाता है ना, देखो इस प्रकार से फैला हुआ रहता है, पूरा फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जा पाता और सूर्य का प्रकाश जब अंदर नहीं जाता तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उनको, और क्या होता है? वो ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण मछलियाँ जो है मर जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं? डेड जोन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डेड जोन कहते हैं। इस प्रकार से तालाब में होता है, नदियों में होती है, नाइट्रोजन अधिक हो जाता है तो सवाल हो जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण ये होता है, जिससे क्या होता है? मछलियाँ मर जाती है, शैवाल अधिक हो जाते हैं, और जब मृत शैवाल सड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? डेड जोन भी कहते हैं, इसे डेड जोन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैक्सिको की खाड़ी, तो उदाहरण में क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। यूट्रोफिकेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्या होता है? फास्फोरस होता है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी, मीनामाटा रोग। मीनामाटा रोग, तो कारण क्या है? पारा होता है। घटना मीनामाटा जापान में हुआ था ये, और प्रभाव क्या था? तंत्रिका तंत्र क्षति होता है, अंधापन या लकवा हो जाता है, तो अंधापन होता है या फिर लकवा हो जाता है। तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? क्षति होता है। तो जल प्रदूषण से मीनामाटा रोग होता है, मीनामाटा रोग, और ये कहाँ होता है? जापान में हुआ था। किसके कारण होता है? पारा के कारण अंधापन होता है, या फिर जो है लकवा हो जाता है, या फिर तंत्रिका तंत्र जो है खराब हो जाता है, क्षति हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, पानी में नाइट्रेट की अधिकता, तो ब्लू बेबी क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, शिशु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे त्वचा जो है नीला पड़ जाता है, त्वचा नीला हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम।
फ्लोरोसिस पानी में अधिक फ्लोराइड के कारण होता है। फ्लोरोसिस क्यों होता है? पानी में अधिक फ्लोराइड हो जाता है, उसके कारण होता है। पानी में अधिक क्या होता है? फ्लोराइड हो जाता है। दांत खराब होते हैं, हड्डियां कठोर होने लगती है। हड्डियां क्या होती है? कमजोर नहीं होती, कठोर होने लगती है। कठोर मतलब लचीलापन नहीं होता है, हड्डियों में क्या होता है? लचीलापन नहीं होता। जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो भारत के राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आम बात है। कहाँ? राजस्थान में क्या? फ्लोरोसिस राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आर्सेनिकोसिस भूजल में आर्सेनिक, तो आर्सेनोकिस क्या होता है? भूजल में क्या होता है? अधिक हो जाता है। आर्सेनिकोसिस आर्सेनिकोसिस क्या होता है? भूजल में ज्यादा होता है, आर्सेनिक बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल में और बिहार में होता है। तो पश्चिम बंगाल में और बिहार में होता है आर्सेनिकोसिस। इटाई रोग क्या होता है? इटाई रोग क्या होता है? कैडमियम, कारण क्या होता है? कैडमियम होता है। कैडमियम होता है। टोयामा प्रीफेक्चर जापान में हुआ था। घटना क्या हुआ था? टोयामा प्रीफेक्चर कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। और हड्डियों में दर्द होता है, इससे क्या होता है? हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में क्या होता है? दर्द होता है। जैव संचय बनाम जैव आवर्धन। जैव संचय क्या है? बायो अक्यूमुलेशन, जब किसी एक जीव के शरीर में विषैले रसायन धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। उदाहरण मछली के शरीर में पारा जमा होना, तो ये क्या है? जैव संचय है। धीरे धीरे किसी एक जीव के शरीर में रसायन जमा होना जैव संचय है। जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन, जब खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। मतलब जो खाद्य श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला में जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्या होगा? विषैले पदार्थ की मात्रा और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। जैसे कि पानी में कोई विषाक्त प्लवक में पहुंचा, वो विषैला पदार्थ छोटी मछलियों में पहुंचा, छोटी मछलियों से वो बड़ी मछली में पहुंचा, और बड़ी मछली से मानव में पहुंचा, तो सबसे अधिक जो है विषैला हो जाता है, तो मानव को वो अधिक नुकसान पहुंचाता है। सबसे अधिक प्रभाव जो है शीर्ष उपभोक्ता को पड़ता है, टॉप प्रेडेटर को पड़ता है, जिससे मानव क्या है? बीमार पड़ जाता है। तो क्या है? जैव आवर्धन है, बायो मैग्निफिकेशन। महत्वपूर्ण क्या है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, सीपीसीबी और एसपीसीबी की भूमिका। तो जो सीपीसीबी है और एसपीसीबी की भूमिका होती है, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, तो प्रोग्राम नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम होता है। डेड जोन HDG 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन। परीक्षा में कैसे पूछ सकते हैं? यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया समझाइए। बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में अंतर बताइए। मीना माटा रोग किस धातु से होता है? फ्लोरोसिस का कारण क्या है? तो मीना माटा रोग जो है कौन से धातु से होता है? मीना माटा जो है जापान में पारा से हुआ था। और फ्लोरोसिस कारण क्या है? फ्लोरोसिस का कारण क्या है? फ्लोराइड है। फ्लोरोसिस का कारण फ्लोराइड है। फ्लोरोसिस का कारण क्या है? फ्लोराइड है। एनसीईआरटी में 9वीं 10वीं में दिया था और 12वीं में ही। जल प्रदूषण के अनुसार जल प्रदूषण एनसीईआरटी के अनुसार जब पानी में अवांछित पदार्थ, रसायन, सूक्ष्मजीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलकर उसकी भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। विशेष रूप से 2 प्रकार के प्रदूषक का उल्लेख है। जैव अपघटित बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि सीवेज, अजैविक अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे डीडीटी, भारी धातुएं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू सीवेज, मल-मूत्र, डिटर्जेंट, भोजन के अवशेष, पानी में जैविक पदार्थ बढ़ते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, भारी धातुएं, HGCD, PD, अम्ल क्षार रसायन, ये औद्योगिक अपशिष्ट है। कृषि अपशिष्ट, उर्वरक, नाइट्रेट, फास्फेट, कीटनाशक, DDT। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या है? पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों को अपघटित करने में जितनी ऑक्सीजन खर्च होती है, उसे BOD कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बायोकेमिकल में ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है, पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं? जैव जो पदार्थ होगा उसको विघटित करेंगे, यानी उसे छोटे छोटे अणु में तोड़ेंगे
उसे विघटित करेंगे, उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जब वो खत्म करने की, उसे अपघटित करने की, विघटित करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऊर्जा चाहिए होगा, और ऊर्जा के लिए वो क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग करेंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन, तो जो जल बहुत प्रदूषित होता है उसी में अपशिष्ट होगा, उसी अपशिष्ट को, उसी प्रदूषण को मिटाने के लिए जो छोटे छोटे जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करेंगे, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उनको विघटित करने के लिए। तो बीओडी अधिक है तो प्रदूषण भी अधिक होगा, प्रदूषण अधिक होगा तभी उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो बीओडी भी क्या होगी, अधिक होगी। और स्वच्छ जल का बीओडी कम होता है, क्योंकि वो जल स्वच्छ है तो उन्हें कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होगा, बीओडी कम होगा। निट्रोफिकेशन, जब जलाशय में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो सवाल तेजी से बढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब जलाशय, कोई भी तालाब है, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा बढ़ गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस ज़्यादा हो गए हैं, तो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, सवाल हो जाता है, नाइट्रोजन से क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, और नाइट्रोजन बढ़ गया तो प्रोटीन अधिक मिल रहा है, तो सवाल अधिक होंगे, सवाल अधिक होंगे तो जो है ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, जल के अंदर नहीं जा पाएगा, तालाब, नदी, समुद्र जिसमें भी है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा और सूर्य की प्रकाश भी अंदर नहीं जा पाएगी। इससे क्या होगा, मछलियाँ जो है मर जाएंगी। न्यूट्रोफिकेशन, इससे क्या होगा, मछलियाँ मर जाएंगी, जिसके कारण जो है जल प्रदूषित होने लगा। उर्वरक सीवेज जल में मिलते हैं, शैवाल वृद्धि, प्रकाश अवरोध, ऑक्सीजन की कमी होती है, मछली मर जाती है। इससे कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। यूट्रोफिकेशन को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन को कल्चर कल्चर यूट्रोफिकेशन फिकेशन। जैव संचय, जब कोई विषैला पदार्थ जैसे कि डीडीटी किसी जीव के शरीर में जमा होता है तो कीटनाशक जो है मछली के शरीर में जमा हो जाता है। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, जब खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हुए विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए पानी में क्या है, कोई केमिकल है, वो प्लवक में गया, प्लवक में थोड़ा बढ़ गया, केमिकल की जो विषाक्तता है वो बढ़ गई। अब मछली में गया, मछली भी विषैला हो गया, मछली को पक्षी ने खाया, पक्षी और ज़्यादा विषैला हो गया, और जब उस पक्षी को मानव ने खाया तो मानव के शरीर में विषैला पदार्थ पहुंचा और वो बीमार हो गया। तो जो सबसे शीर्ष होता है, टॉप प्रोड्यूसर होता है, टॉप कंज्यूमर होता है, सबसे अधिक प्रभाव उसी को पड़ता है। अब मानव बीमार पड़ गया, तो डीडीटी का उदाहरण ये दिया जा सकता है। जल जनित रोग, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश, रोगजनक सूक्ष्म जीवों से युक्त जल है। तो कौन कौन सा है, हैजा हो गया, हैजा, फिर कौन सा है, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड, और क्या हो गया, पीलिया हो गया, पीलिया, और क्या है, पेचिश। तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश, ये क्या है, जल जनित रोग है, जल के द्वारा होने वाला रोग। कारण क्या है, रोगजनक सूक्ष्म जीव युक्त जल, तो जल प्रदूषित होगा तो हैजा होगा, टाइफाइड होगा, पीलिया होगा और पेचिश होगा, और क्या होगा, पेचिश होगा। नियंत्रण का उपाय क्या है, सीवेज का उपचार करना चाहिए, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन करना चाहिए, उर्वरकों का सीमित उपयोग करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए और जन जागरूक करना चाहिए। बीओडी की परिभाषा क्या है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, डीडीटी और बायोमैग्निफिकेशन, जैव अपघटनीय अवशेष, अजैव अपघटनीय प्रदूषण। करंट अफेयर में क्यों है, तो भारत में स्थित प्रमुख प्रदूषित नदी कौन सा है, गंगा, यमुना, साबरमती और मूसी। कौन कौन सी नदी है, गंगा है, गंगा और यमुना, गंगा, यमुना, साबरमती, गंगा, यमुना, साबरमती और मूसी है। और कौन सी मूसी है, तो गंगा, यमुना, साबरमती और मूसी है। मुख्य कारण क्या है, बिना ट्रीटमेंट का सीवेज, तो बिना कोई ट्रीटमेंट का सीवेज हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, ठोस कचरा, ये सब के कारण क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। सीपीसीबी की रिपोर्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार भारत में 300 से अधिक नदी खंड, रिवर स्ट्रक्चर्स प्रदूषित पाए गए। तो क्या होगा, 300 से भी अधिक जो है भारत में वो प्रदूषित पा रहे हैं नदियाँ। मुख्य समस्या क्या है, उच्च बीओडी का स्तर, मुख्य समस्या क्या है, उच्च बीओडी का स्तर है।
सीवेज उपचार क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो क्या पूछेगा, बीओडी क्या है और यह जल गुणवत्ता का सूचक कैसे है। सरकार की प्रमुख योजना क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा की सफाई, एसटीपी निर्माण, घाटों का विकास, औद्योगिक निगरानी, अमृत मिशन। क्या है ये, अमृत मिशन होगा, अमृत। शहर जल निकासी और सीवेज प्रबंध सुधार के लिए, शहर जल निकासी के लिए कौन सा, अमृत मिशन होगा, अमृत मिशन होगा। नमामि गंगे और अमृत मिशन। और क्या है, जल जीवन मिशन, हर घर जल सुरक्षित पेयजल, जल जीवन। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक स्वच्छ जल और स्वच्छता, सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो 2030 तक स्वच्छ जल होगा और स्वच्छता होगा। राष्ट्र का लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक स्वच्छ जल और स्वच्छता। डेड जोन, समुद्री प्रदूषण, उर्वरक बहाव में समुद्र में ऑक्सीजन की कमी, मेक्सिको की खाड़ी। हाल के मुद्दे क्या हैं, फोम की समस्या, यमुना, दिल्ली, डिटर्जेंट और फास्फेट के कारण छठ पूजा के समय चर्चा में, भूजल में आर्सेनिक, बिहार पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य संकट, माइक्रोप्लास्टिक नदी और समुद्र में बढ़ती मात्रा में, खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, हाल के शोधों में मानव रक्त में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, तो समुद्री मछली में पारा, प्लास्टिक, प्लवक, मछली, मानव खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। आंसर राइटिंग में क्या पूछेगा, भारत में जल प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो परिभाषा बताएंगे, CPCB रिपोर्ट डेटा, गंगा यमुना उदाहरण, फिर नमामि गंगे, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 6 के बारे में बताएंगे, वाई फॉरवर्ड, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सर्कल इकोनॉमी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, CPCB का जल गुणवत्ता में क्या योगदान है, नमामि गंगे की चुनौती क्या है, BOD और DO में अंतर क्या है, और माइक्रो प्लास्टिक क्यों चिंता का विषय है। BYQ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, किसी जीव में, आंसर है बी। दूसरा, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होने का क्या अर्थ है, अधिक होने का अर्थ है कि पानी जो है वो प्रदूषित है, तो पानी में घुलित ऑक्सीजन अधिक है, नहीं, पानी में जैविक प्रदूषण अधिक है, सी होगा। पानी जो है प्रदूषित है तो जैविक प्रदूषण अधिक है, सी होगा, आंसर सी होगा। फिर तीसरा, यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है, तो यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण होता है नाइट्रोजन और फास्फोर, जिसको कल्चर यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होगी, सी होगा आंसर। सी। चौथा, निम्न में से कौन सा अपघटनीय प्रदूषक है, अपघटनीय प्रदूषक है, सीवेज, DDT और प्लास्टिक। तो DDT और प्लास्टिक जो है 2 और 3 वो होगा, सी होगा 2 और 3। चौथा का ए है, केवल एक, सीवेज। निम्न में से जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है वो सीवेज है। मीना-माटा रोग किससे संबंधित है, तो जो मीना-माटा रोग होता है वो जापान में हुआ था पारा के कारण, जिसके द्वारा अंधापन या फिर लकवा का शिकायत होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र जो है सही से काम नहीं करता, तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी, पांचवा का बी होगा मेंस के लिए। पहला क्वेश्चन MCQ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, BOD का उच्च मान संकेत करता है, उच्च मान संकेत, जल का pH, तटस्थता, जैव पदार्थों की अधिकता, जल में घुलित ऑक्सीजन की अधिकता। तो जल में घुलित जो ऑक्सीजन होता है उसकी अधिकता से BOD का पता चलता है, ए होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा, नहीं बी दिए है, आंसर बी है। जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण जो है उच्च मान संकेत करता है, जो जैविक पदार्थ है उसकी अधिकता के कारण। कल्चर यूट्रोफिकेशन का प्रमुख कारण है, तो कल्चर यूट्रोफिकेशन का प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। यूट्रोफिकेशन के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण होता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है औद्योगिक धुआं, ज्वालामुखी गति, मानव जनित पोषक तत्वों का बहाव, तो सी होगा, दूसरा का क्या होगा, सी होगा, हाँ सी है। यदि किसी झील में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अचानक कम हो जाए, क्या हो जाए, अचानक से कम हो जाए, DO कम हो जाए, तो संभावित कारण हो सकता है कम हो जाए तो तापमान में गिरावट, शैवाल की अधिक वृद्धि, वर्षा में कमी, क्षारीय, तो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि। शैवाल जब कम होता है तो ये बढ़ जाता है, और जब ये कम हो रहा है तो शैवाल की अधिकता हो गई है, इसीलिए क्या हो रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है।
तो ए होगा आंसर, क्या होगा तीसरा का ए होगा आंसर, तीसरा का ए है। चौथा, निम्न में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो डीडीटी होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल डीडीटी होगा, और प्लास्टिक होगा, सीवेज नहीं है, सीवेज डिग्रेडेबल है। तो 1 और 2 होगा, आंसर होगा 1 ए होगा, चौथा का ए सही है। जैव आवर्धन में सर्वाधिक प्रभावित होता है। जैव आवर्धन, तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। आवर्धन में जो है शीर्ष उपभोक्ता होता है, जो टॉप कंज्यूमर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है विष चला जाता है। रसायन में जो सबसे ज़्यादा विषाक्त है वो सबसे ज़्यादा बीमार होता है। तो डी होगा, पांचवा का डी होगा। माइक्रो प्लास्टिक मुख्यतः किससे उत्पन्न होते हैं? तो माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक के विखंडन से होगा, बी होगा। उच्च बीओडी का सीधा प्रभाव क्या होगा? तो उच्च बीओडी का सीधा प्रभाव मछलियों की वृद्धि, बीओडी अधिक होगा तो मछलियों की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, जल की पारदर्शिता बढ़ना और पीएच स्थिर रहना। तो बी होगा, सातवां का बी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगा तो बीओडी यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम होगी इसीलिए। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग कौन कौन सा है? पहला हैजा होता है, हैजा है। टाइफाइड भी होता है, वो भी है। पीलिया होता है, वो भी है। पेचिस होता है, तो वो भी है। तो फ्लोरोसिस है और डेंगू है। तो डेंगू भी तो प्रदूषित जल के कारण होता है, तो फ्लोरोसिस हो सकता है, आठवां का सी। आठवां का डी है, डी। डेंगू जो है जल जनित रोग नहीं है, डेंगू जो है मच्छर के कारण होता है, तो डेंगू होगा। डेड जोन शब्द किससे संबंधित है? तो ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी के कारण होता है, बी होगा, नौवां का बी होगा, नौवां का बी। निम्न में से कौन सा पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का उदाहरण है? पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का उदाहरण है तो फैक्ट्री है, क्योंकि ये फैला हुआ नहीं है, एक स्रोत है वहां से आता है, तो फैक्ट्री पाइप से जिसका जो है उपाय करना आसान होता है, तो सी होगा, 10वां का सी होगा। यूट्रोफिकेशन में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन में जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो है शैवाल बढ़ जाते हैं और अंदर जो है सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता, जिससे जो है मछलियां मरने लगती, इसको डेड जोन भी कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? शैवाल तीव्र वृद्धि, तो क्या होगी? शैवाल की तीव्र वृद्धि भी होगी, 11वां का भी होगा, भी है। बायो अक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन में मूल अंतर क्या है? पहला जल में होता है, दूसरा भूमि में। पहला एक जीव में, दूसरा खाद्य श्रृंखला में। हाँ, तो ये क्या है? बायो एक्यूमुलेशन जो है एक जीव में होता है, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन क्या है? एक जीव से होते होते पूरे खाद्य श्रृंखला में होते हैं, और जो टॉप कंज्यूमर होता है, शीर्ष उपभोक्ता होता है, उसको सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा विषैला हो जाता है। तो आंसर होगा बी, 12 का बी। यदि नदी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़े तो नदी में जो है नाइट्रेट बढ़ जाता है, तो संभावित परिणाम क्या होगा? शैवाल की वृद्धि होगी, बी होगा, बी होगा, 13 का बी होगा। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु सबसे प्रभावी उपाय है। जल की प्रदूषण की नियंत्रण हेतु तो अधिक उर्वरक प्रयोग, सीवेज सीमेंट प्लांट, नदी तट पर निर्माण, कीटनाशक बढ़ना। तो अधिक जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिक उर्वरक प्रयोग, नदी तट पर निर्माण, सी होगा, सी होगा। 14 का बी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्या है? प्रभावी उपाय है। निम्न में से कौन सा भारी धातु विषाक्तता से संबंधित है? तो नाइट्रोजन है, पता नहीं, 15 का ए है, पारा जो है विषाक्तता से संबंधित है। बीओडी मापता है रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता, कुल घुलित ठोस और पीएच स्तर। तो जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता बी मापता है, 16 का बी होगा। अधिक फास्फेट की उपस्थिति का परिणाम है। अधिक फास्फेट की उपस्थिति का परिणाम है। फास्फोट और नाइट्रोजन कब ज़्यादा होता है? जब यूट्रोफिकेशन होता है, तो यूट्रोफिकेशन सी होगा। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण का उदाहरण है, तो गैर बिंदु स्रोत जो है वो कौन सा है? तेल टैंक्स, रिसाव, सीवेज पाइप, कृषि अपवाह, औद्योगिक आउटलेट। तो सी होगा, कृषि अपवाह होगा, सी, 18 का सी। जल गुणवत्ता का बेहतर सूचक कौन सा है? गंध, रंग, बीओडी, तापमान। तो बीओडी सबसे अधिक है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का बढ़ता स्तर किसका उदाहरण है? तो ये है यूट्रोफिकेशन का।
क्योंकि यूट्रोफिकेशन में ही नाइट्रोजन और फास्फेट होता है और DDT बढ़ता है। तो ये क्या है, यूट्रोफिकेशन सी होगा 20 का। 20 का क्या है, बी है जैव आवर्धन। हाँ, किसका, जैव आवर्धन का। किसका है, जैव आवर्धन का है, जैव आवर्धन का।